नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुप्त साम्राज्य को शुरू किया। हमने गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त के बारे में पढ़ा। ये कौन है, अचानक से ये कहाँ से आए, इनका उद्भव कैसे हुआ, ये हम सब पिछली क्लास में पढ़ चुके। हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा, जो अब तक सबसे महान राजा है गुप्त साम्राज्य का। उसके बाद हमने विक्रमादित्य को भी पढ़ा। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भाई विक्रमादित्य को आप डिटेल में पढ़ाएं, एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाएं। तो ठीक है, आज की सेपरेट वीडियो में हम विक्रमादित्य को और डिटेल में पढ़ेंगे और अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई आज की क्लास का मेन मुद्दा है गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा बताए जाते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। हालांकि समुद्रगुप्त जो इनके पिता थे, मैं अगर कहूँ तो सबसे महान राजा मुझे समुद्रगुप्त लगते हैं अशोक के बाद, जिन्होंने वीरता कहीं नहीं बल्कि कला और हर चीज का परिचय दिया है। बहुत खतरनाक और मस्त राजा थे, मुझे बहुत पसंद है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आज मैं दिख भी रहा हूँ विक्रमादित्य टाइप का, बड़े बड़े बाल, जरा अच्छा लग रहा हूँ ना। तो दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो भाई, इनके जन्म की बात करें तो हम समुद्रगुप्त के जन्म के बारे में भी नहीं बता सकते, हम अशोक के जन्म के बारे में भी सही जानकारी नहीं बता सकते। प्राचीन भारत में हमने जितने भी राजा पढ़े हैं, जितने भी हमने बड़े बड़े सम्राट पढ़े हैं, उनकी जो जन्म तिथि है वो विवादित है। कई इतिहासकार कई मत अपने अपने रखते हैं, कहते हैं कि हो सकता है 302, हो सकता है कि कोई कहता है कि 412, मतलब सब अपने अपने अलग अलग मत रखते हैं। ऐसे ही कन्फ्यूजन ईसा मसीह के जन्म में हुआ, और नहीं तो 1 जनवरी को हमें ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाना चाहिए, यानी कि क्रिसमस डे। लेकिन हम मनाते कब हैं? 25 दिसंबर को। अंतर है। तो ऐसे मतभेद होने के कारण जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी भी जन्म तिथि का हमें सही सही पता नहीं है। इनके बारे में जानकारी देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास के कई सारे ग्रंथ, सिंहासन बत्तीसी, और इनके जो नवरत्न थे जिनमें धन्वंतरी, ये चिकित्सा से संबंधित थे, ये कुछ जानकारी देते हैं। इनके दरबार में बराहमिहिर थे, वे कुछ जानकारी देते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए आए थे, वो कुछ जानकारी देते हैं। ठीक, लेकिन इनकी महानता के बारे में, इनकी साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में मैं क्या, दुनिया का कोई इतिहासकार प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। चंद्रगुप्त द्वितीय वाकई एक महान राजा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनते हैं 380 में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त के समान ही पहले तो साम्राज्य विस्तार करते हैं, फिर कला पर भी ध्यान देते हैं। ये भगवत धर्म के उपासक बनते हैं और परम भगवत की उपाधि धारण करते हैं, सकारी की उपाधि लेते हैं। भारत में हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही जारी करते हैं। ठीक, मेहरौली का स्तंभ जो दिल्ली में लाल किला के पास रखा हुआ है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय गाथा का वर्णन करता है। ऐसे महान राजा को पढ़ेंगे हम। ठीक है, कथा नहीं सुनना है, समझना है कहानी। तो समुद्रगुप्त के पुत्र वो दत्त देवी से उत्पन्न है चंद्रगुप्त द्वितीय। पिता कौन है, कंपनी कौन है? समुद्रगुप्त। माता का नाम दत्त देवी। ठीक, और बचपन से ही हमारी और तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ ठीक चल रहा है। और बिंबिसार की तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का मानना है कि लड़ाई से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं किया जा सकता। हर जगह दुश्मनी लेना सही नहीं है।
जैसा कि पिताजी ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक माध्यम से किया, वैवाहिक रिश्तेदारी स्थापित की, ब्राह्मणों में इसने विवाह किया। कदम, कुंतल, शिवाकू और नागवंशी, इन सभी जो वंशज हैं उनमें इन्होंने अपने शादियां की, मतलब खुद ने विवाह किया और साम्राज्य का विस्तार किया। पहले ऐसे ही होता था कि शादी करो तो एक गांव पूरा के पूरा दहेज में मिल जाता है, आजकल तो एक गाड़ी नहीं मिल पा रही, ठीक है, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने 380 में शासन संभाला है, 380 से 415 ये इनका शासन काल है, ठीक। वैवाहिक माध्यम से इन्होंने क्या किया है भाई, साम्राज्य का विस्तार किया है। किन किन वंशों में शादी की है, शिवाकू, कदम, कुंतल और नागवंशी, इन सारे छोटे छोटे वंशजों में इन्होंने शादी की है। चंद्रगुप्त के कई सारे नाम मिलते हैं, देवराज, देवनाम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये सारे नाम भी इनके हमें देखने को मिलते हैं। हर चीज को यहाँ लिखना संभव नहीं है, आपको लगता है कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने इनके उपनाम कहे वो आप लिख सकते हैं, मैंने वंशजों के नाम बोले वो आप लिख सकते हैं, इनका शासनकाल तो ये तो खैर हम लिखेंगे, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम है प्रभा देवी, प्रभा देवी, और कहीं कहीं पर प्रभाकर देवी भी नाम मिलता है। तो प्रभा देवी की इन्होंने शादी कर दी कहाँ, बाकाटक राजवंश, बाकाटक राजवंश में इन्होंने विवाह किया है। और जो जाति के ब्राह्मण हैं इन्होंने पता है यहाँ विवाह क्यों किया है, क्योंकि मध्य देश में बाकाटक राजवंश इस समय शासन करता है। मध्य देश यानी ये हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, ये जहाँ मैं रहता हूँ ना, इस एमपी वाले हिस्से में बाकाटक राजवंश का शासन है। और प्रभा देवी से इन्होंने विवाह कर दिया, और विवाह कर दिया तो अब यहाँ पर भी इनका वर्चस्व है। और विवाह के कुछ समय बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई, अल्पायु बच्चा यहाँ पर शासन करता है, जिसकी संरक्षिका कौन है, प्रभा देवी है। और अब वही वास्तविक संरक्षक भी हैं और वास्तविक शासक भी हैं, कौन, प्रभा देवी। शादी कहाँ कर दी बेटी की, बाकाटक राजवंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करते हैं, प्रभा देवी की शादी कर दी बाकाटक राजवंश में, और खुद ने भी कई सारे छोटे छोटे राजवंशों में शादी की, और शादी की तो साम्राज्य का विस्तार होना निश्चय है। तो बोलो स्वाहा, ठीक। अब भाई क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पिता की कहानियों से भी परिचित हैं, और बड़े बड़े नवरत्न हैं इनके दरबार में। और रामचरण शर्मा जी ये लिखते हैं कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन को अपने हाथों में लेते हैं तब शासन चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, शासन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। चंद्रगुप्त से पहले इनके बड़े भाई रामपाल या रामगुप्त का शासन था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त को बनाया गया था, लेकिन रामगुप्त अयोग्य शासक थे। इधर पर शक रह रहे थे, शकों ने पत्नी को उठाकर ले गए, किसकी, रामगुप्त की। वो जिसका नाम राम है, मतलब पत्नी उठना, पत्नी का अपहरण होना निश्चय है। तो पत्नी का अपहरण कर लिया किसने, शकों ने। तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय गए थे छुड़वाने के लिए, और यहाँ पर शकों के बीच में से स्त्री वेश में से उन्होंने क्या किया है, अपनी भाभी को बचाया है। और वेदों के अनुसार देवर भाभी से विवाह कर सकता है, लेकिन वेद इस बात की अनुमति देते हैं कि जब भाई विधवा हो जाए तब कर सकते हो। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने भाई रामपाल या रामगुप्त से सत्ता को छीन लिया और पत्नी को भी छीन लिया। बोलो स्वाहा। ये दो बात। चंद्रगुप्त द्वितीय भाई अब कहते हैं कि चल निकले साम्राज्य विस्तार। एक तो इन्होंने इतने सारे वंशों में शादी कर ली, बाकाटक राजवंश में शादी की, और मृत्यु हो गई किसकी, राजकुमार की। यहाँ भी अब सत्ता किसके हाथ में है,
चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं कि चलो बुलावा आया है और ये गुजरात काठियावाड़, यहाँ पर 400 साल से शक रह रहे थे। 400 साल से कौन रह रहे थे? शक रह रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ से आया सीधा ये मगध, इसकी दूसरी राजधानी अवंती थी, ठीक है। यहीं पर इसने अवंती में महाकाल मंदिर की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की। और मगध से सीधा आया है कौन? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ पर राजा कौन है? रुद्रदमन तृतीय। रुद्रदमन तृतीय, रुद्रदमन तृतीय वर्सेस चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों के बीच घमासान अति रक्त रंजित युद्ध हुआ है, क्योंकि अब तक तो बाटल पीने वाले बचे थे, अब इनमें दम ही नहीं बचा था किसी प्रकार का। और इधर खतरनाक राजा है कौन? एबी डिविलियर्स टाइप के हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और शकों की सत्ता को अंतिम रूप से गुजरात काठियावाड़ से इन्होंने समाप्त कर दिया। इधर मथुरा में भी जो कुषाण रह रहे थे इन्हें भी समाप्त कर दिया। उत्तर पश्चिम में भी इन्होंने कुषाणों और शकों को बाहर खदेड़ दिया। इधर चले तो इन्होंने कश्मीर में जो राजा थे उनको भी परास्त कर दिया। और पूरे भारत में अब एक छत्र शासन है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। रुद्रदमन को इन्होंने जब हराया है तब इन्होंने शकारी की उपाधि ली। शकारी या इनका कहीं कहीं नाम शकरी मिलता है। और 58 से 57 ये इन्होंने क्या चलाया है? शक संवत चला, विक्रम संवत चलाया है, जो भारतीय हिंदू धर्म का धार्मिक कैलेंडर है, ठीक है। जिसके हिसाब से हम कथा वथा करवाते तो कभी कभी पंडित बोलता है ना, भरत खंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते विक्रम संवत 2076 80 ऐसे बोलते हैं, तो वो यही विक्रम संवत है। 57 या 58 में किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था, ठीक है। और इसी के समय फाहियान ने भी भारत में आगमन लिया है। और 399 के आसपास फाहियान भारत में किसकी जानकारी लेने आए? ये बौद्ध धर्म की जानकारी लेने आया है। हमने पढ़ा था कि जो अशोक था उसने चाइना में भी दूत भेजे थे, श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, इधर मध्य एशिया में और इधर म्यांमार में, इन सभी जगहों पर उसने दूत भेजे थे। और चाइना में, श्रीलंका में, हर जगह पर क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। उसी की जानकारी लेने 399 में कौन आया है? फाहियान आया है। और फाहियान कहाँ से आया भाई? ये स्थल मार्ग से आया, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और जल मार्ग से ये क्या होता है? लौट जाता है 412 के आसपास। फाहियान कितनी सारी चीजें लिखता है। फाहियान लिखता है कि भारत में चोरी नहीं होती थी। पता नहीं कौन सी गली में गया था, आज तक समझ में नहीं आ रहा कि चोरी नहीं होती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहता है कि चांडाल जाति जब सड़क पर निकलती थी, मार्केट में निकलती थी, तो उन्हें एक संकेत करना पड़ता था। एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर वो इस बात का संकेत देते थे कि वो मार्केट में आ रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर आ रहे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी थे वो मार्केट में अलग अलग हो जाया करते थे। और बड़ी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है फाहियान ने। तो जिन लोगों को लगता है ना कि जाति व्यवस्था अंग्रेजों के समय बनी है, तो फिर ये फाहियान क्या बता रहा है, ठीक है। ये फाहियान स्थल मार्ग से आया है, जल मार्ग से वापस जाएगा। फाहियान इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय और पाटलिपुत्र इन दोनों का वर्णन ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि भाई शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। इधर शकों को मार रहा है, मथुरा में कुषाणों को और मुरुंडों को मार रहा है, उत्तर पश्चिम में कुषाणों और मुरुंडों को इनने खदेड़ दिया है। अब कहाँ से इसके दरबार में जाऊँ? अगर गलती से चला गया
तो हो सकता है ये कुछ मार मूर दे फेंक के, और ये तो चिल्ला दे उसमें गिर जाएगा फाइयान, वैसे ही तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये फाइयान आया। इसके अलावा ये कहता है कि लहसुन प्याज से भारतीय कतराते थे। वो लहसुन प्याज को हमने देखा है कि कितने प्रकार के सिद्धांत थे लहसुन और प्याज के जन्म को लेकर। किसी का कहना है मल से बना है, किसी का कहना है कुत्ते के अंडकोश से बना है, किसी का कहना है कि अमृत की एक बूंद गिरी थी धरती पर, उससे प्याज और लहसुन का जन्म हुआ है। ऐसे कितनी सारी बातें हैं। ठीक, तो प्याज और लहसुन की नस से कतराते हैं। इसके अलावा फाइयान कहते हैं कि शासक विष्णु के उपासक थे, बौद्ध धर्म छिन्न भिन्न हुआ पड़ा था। ये सारी जानकारी कौन देता है? फाइयान देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया था जो दिल्ली में है। भाई इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। वैज्ञानिकों ने इसकी बहुत डिटेल में खोज की, इस पर रिसर्च की, और बाद में ये बताया गया कि उसमें फास्फोरस की मात्रा की अधिकता है या कमी है, उसके कारण उसमें आज तक जंग नहीं लगी। और उस मेहरौली के स्तंभ पर लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन उस पर केवल चंद्र लिखा है, चंद्र नामक राजा। और वो चंद्र नामक राजा कौन है? चंद्रगुप्त है। इसी ने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। विक्रमादित्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। विक्रमादित्य क्या है? एक उपाधि है जो शकों को हराने के बाद किसने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। और इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ये भाई चंद्रगुप्त का इतना डिटेल में इतिहास है, इससे ज़्यादा ना तो किसी एनसीईआरटी में है, इससे ज़्यादा ना तो किसी राइटर ने लिखा है जो सिविल सर्विस के हिसाब से हम पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है, जितना था वो यही है। ठीक, फाइयान की यात्रा और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। फाइयान आया था ना, तो फाइयान ने चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखा था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देख के ये भेरा गया था, कहता कि इसे तो देवता ने बनवाया है। घबरा गया, कहता कि ऐसा कैसे हो गया, इतना खतरनाक महल उस समय होगा कुछ इतना आलीशान। तब तो इसने देखकर ये कहा कि इसे तो देवता ने बनवाया, ये देवता कृत है। ठीक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी थी। इसके समय अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाई है। क्यों डगमगाई है? क्योंकि रेशम बुनकरों का एक समूह गुजरात से मालवा आ गया। इसका क्या मतलब है गुजरात से मालवा आ गया? इसका मतलब ये है कि गुजरात में जो रेशम का काम है वो अब चल नहीं पा रहा है, या रेशम खरीदना बंद कर दिया। ऐसा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि रोम के जो साथ हमारा व्यापार चलता था, रोमन साम्राज्य के लोगों ने अब रेशम बनाना सीख लिया और भारत से रेशम खरीदना बंद कर दिया, जिसके कारण विदेश व्यापार हमारा ठप सा होने लगा। और इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। हालांकि साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन सिक्के कौन से चलाए? चांदी के। तो समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, इसने कौन से चलाए? चांदी के चलाए। क्यों चलाए? क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, अर्थव्यवस्था ठप सी होने लगी थी। ठीक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का इतना इतिहास है। इससे ज़्यादा इतिहास चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं है। वो जिन लोगों को लगता है कि देवता न्याय करवाने आते थे, शनिदेव चले थे, तो भाई वो माइथोलॉजी इतिहास नहीं मानता। ठीक है, धार्मिक बातों को धार्मिक सभाओं में ही किया जाए तो वो अच्छी बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं भाई कुमारगुप्त। ये बनते हैं 415 से 350 तक बनते हैं यार। 350 तक बनते हैं। कौन बनते हैं शासक? कुमारगुप्त। देखो भाई, शासन काल, जन्म तारीख, इनमें आप कंफ्यूज ना हो। कहीं 350 मिल जाए, कहीं 340 मिल जाए तो संभाल लेना। ऐसा नहीं है कि डेट गलत है। होता क्या है कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से बात की जाती है। एक इतिहासकार गए, एक साइंटिस्ट गए, उन्होंने नाप लिया, 280 आया। एक आकर कह रहा है यार हमारा तो उधर पे 340 आ रहा है। ऐसा होता है।
तो अब कुमारगुप्त शासक बने हैं, इनकी जानकारी मिलती है हमें 62 जो स्तंभ है उससे मिलती है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए और इन्होंने एक उपाधि धारण की, वो थी क्षत्रादित्य की उपाधि। ये उपाधि धारण की 62 ये स्तंभ लेख है, इसमें इनकी जानकारी मिलती है। ये वही शासक हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित करवाया? कुमारगुप्त ने। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। इसके समय उत्तर पश्चिम में हूणों का आक्रमण भी हो गया, और हूणों का आक्रमण हुआ है, और हूण है भाई एक नंबर की खानाबदोश जाति। सबसे इंग्लिश आक्रमण लगता है मुझे ये, सबसे मतलब फनी आक्रमण, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तलवारबाज हैं। तीरबाजी तो इतनी खतरनाक करते हैं कि इस समय भारतवासियों ने जब युद्ध करते देखा, तीरंदाजी करते हुए देखा ना, तो लोग मतलब डर गए कि ऐसी तीरबाजी कैसे कर सकता है। हूणों का आक्रमण इसके अंतिम समय में हुआ है। हूणों के राजा तिमिर ये प्रारंभिक शासक थे। हूण आक्रमण ये कभी कभी अपने आप को राजपूत भी बताते हैं। हूण कहते हैं कि हम राजपूत हैं, ठीक है। और हूणों को राजपूतों का पूर्वज माना जाता है। राजपूत युग में पढ़ेंगे। हूण आक्रमण किसके समय हुआ है? कुमारगुप्त के समय हुआ है। और कुमारगुप्त इतने मतलब खतरनाक शासक नहीं है जितने खतरनाक ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक। इसने मयूर प्रकार का सिक्का चलाया। कौन से प्रकार का सिक्का चलाया था? मयूर प्रकार का सिक्का चलाया। और हूणों के राजा तिमिर का आक्रमण हुआ तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अब अर्थव्यवस्था में भैया ये जो सिक्के बनवाए ना इनने, वो तांबे और जो लोहा रहता ना उसके खोल चढ़े हुए सिक्के बनवाए। इतनी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। काफ़ी कोशिश की इन्होंने कि हम चांदी के सिक्के चलाएं, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब हो जाने के कारण, इतनी बड़ी सेना होने के कारण अब अर्थव्यवस्था को संभाल पाना राजा के लिए मुश्किल हो गया, ठीक। हूण का आक्रमण हुआ है। ये इन्होंने अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान और ये पूरा हिस्सा, ये सिंधु नदी वाला ये हिस्सा फिर से जीत लिया है। और फिर से अब साम्राज्य क्या हो चुका है? सीमित हो चुका है। अब एक खतरनाक राजा की जरूरत है जो ऐसे हूण राजाओं को, जिसमें तिमिर है, इन लोगों को परास्त कर सके। और ऐसे खतरनाक शासक के लिए हमें फिर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो ऐसा खतरनाक शासक अब होने वाला है, वो है भाई स्कंदगुप्त। अब शासन कौन करेगा? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासन करते हैं। और स्कंदगुप्त जब राजा बनते हैं तो तिमिर के पास गए हैं यहीं से सीधा। कहाँ से? पाटलिपुत्र से सीधा गए हैं। इधर से ये तिमिर है, दोनों की सेम ना आमने सामने। ये कौन है? ये तिमिर है, ये स्कंदगुप्त है। दोनों के हाथ में ये तलवार है, इसके हाथ में भी ये तलवार, दोनों सेना आमने सामने है। तिमिर का कहना है अपन ताड़ी पी लेते हैं, हुक्का भी पी लेते हैं, कोई भी नशा करवा दो फेल नहीं होता। स्कंदगुप्त का कहना है कि पापा का नाम सुना है? कुमारगुप्त। दादा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, परदादा समुद्रगुप्त। कहने लगे तुम्हारे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, कहते तुमको भी मारेंगे और तुम्हारे उनको भी मारेंगे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ है, जिसमें तिमिर को किसने परास्त कर दिया? स्कंदगुप्त ने परास्त कर दिया। विजय किसकी हुई? स्कंदगुप्त की। इसी ने सिक्के चलाए लक्ष्मी प्रकार के। जो इसने लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलाया है, इसके सिक्के दीनार कहे जाते थे। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा था, किसके सिक्के दीनार कहे जाते हैं? वो है स्कंदगुप्त।
इसी के सिक्के क्या कहे जाते हैं? दीनार कहे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। गुप्त साम्राज्य की जो मुद्रा थी उनमें जो चांदी के सिक्के चलवाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था? रूपक। ये याद रखें, गुप्तों के जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहा जाता था, जिससे आगे चलकर नाम क्या पड़ेगा? रुपया पड़ेगा। ठीक। ये स्कंदगुप्त ने लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलाया है, जिसके सिक्के दिनार कहे जाते थे। स्कंदगुप्त के समय जब तिमिर यहाँ पर शासन कर रहा था, तिमिर को इसने हरा दिया। अब तिमिर के बाद शासक कौन बना? तोरमाड़, तिमिर का लड़का। ये तिमिर है तो तिमिर का लड़का कौन है? तोरमाड़। अब ये राजा बना है। ठीक है, ये राजा बना है और हालत इधर देखो क्या है। अब गुप्तों की हालत देखो। गुप्तों में कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद बुद्धगुप्त, पुरुगुप्त, और ऐसे करके बुद्धगुप्त तक हालत ठीक थी। लेकिन उसके बाद तो हालत इतनी खराब हो गई कि शासन 3 भागों में टूट गया। एक पाटलिपुत्र में शासन है, एक शासन मालवा में चल रहा है और एक शासन है बंगाल में। बंगाल में शासक कौन बन चुका है? बेन्यगुप्त। इधर मालवा में शासन कर रहा है भानुगुप्त। 3 जगह से अब शासन चलने लगा है। और इनमें जो गुप्तोत्तर काल में भी हम पढ़ेंगे वो बनता है भाई नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य। जब यहाँ भानुगुप्त रहता है और यहाँ पर कौन रहता है? नरसिंहगुप्त बालादित्य रहता है। बंगाल में बेन्यगुप्त रहता है। तब यहाँ से तोरमाड़ का आक्रमण होता है सीधे, और मालवा को वो क्या कर लेता है? हस्तगत कर लेता है। क्योंकि तोरमाड़ का कहना है भाई ये तो हमारे पापा ने जीत लिया था, तो कहता है दो फिर। तो दोनों के बीच जब युद्ध हुआ है तो भानुगुप्त के सेना नायक गोपराज की पत्नी क्या हुई भाई? गोपराज के मरने के बाद सती हुई, जो 510 का एरण अभिलेख इस बात की व्याख्या करता है। 510 एरण अभिलेख, ये सती प्रथा का पहला अभिलेख है। ठीक, 510 में एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है। सती कौन हुआ है? भानुगुप्त के जो सेना नायक थे गोपराज, इसकी पत्नी वो हुई है सती, और चिंता में भानुगुप्त ने भी आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर तोड़मार का शासन हो गया है। नरसिंहगुप्त बालादित्य और बेनुगुप्त, इनकी तो आपस में नहीं पटती है, तो ये कहाँ से भाई कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक खतरनाक राजा यशोधर्मन का अचानक से उदय होता है और तोड़माड़ को ये क्या कर देता है? परास्त कर देता है, तोड़माड़ की हत्या कर देता है और पूरे मालवा पर यशोधर्मन का कब्जा हो जाता है। ये यशोधर्मन कौन है? अब इसकी कहानी सुनो। ये यशोधर्मन कहाँ से आया? ये है कौन? तो बिगर कंपनी का है यशोधर्मन। कंपनी का पता ही नहीं चल पाता। लाइट ज्यादा हो रही है। कंपनी क्या है पता नहीं, बिगर कंपनी का है। लावारी से माता पिता कौन है कुछ पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि ये अवलीकर है। क्या है ये? अवलीकर, यशोधर्मन। ये इतना खतरनाक राजा है, इसने तोड़माड़ को हराया। तोड़माड़ के बाद राजा बनता है मिहिरगुल, और मिहिरगुल आता है यहां से आक्रमण करने। तो ये भी कहता है यशोधर्मन से कि ऐसा है चाचा, कहते यहाँ पर तुम रह रहे हो, कहते ये हमारे पापा ने जीत लिया था। यशोधर्मन ने मिहिरगुल को इतना मारा ना, इतना मारा, और मार मार के यहाँ से सीधा ले गया किसके पास? नरसिंहगुप्त बालादित्य के पास। और नरसिंहगुप्त बालादित्य
मम्मी से पूछने गया कि मम्मी इसको रखें कि नहीं रखें, पकड़ें कि नहीं पकड़ें। ऐसा हमारे साथ होता है। दुनिया में आप कहीं भी घूमा और आके घर पे बताओ कि हम यहाँ घूमने गए थे, जिंदा वापस आ जाओ, इतना करो। और नहीं तो मम्मी से पूछने जो गया है आज तक वो कभी ना घूम पाया है, ना फिर पाया है, ना कुछ कर पाया है। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य मम्मी से पूछने गया है और कहता मम्मी ने हाँ बोल दिया तो इसने इसको मिहिरगुल को पकड़ लिया। मिहिरगुल को पकड़ने के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य ने उसको छोड़ दिया। यशोधर्मन को इधर दिन में ही टेंशन हो गया और यशोधर्मन कहता है कि यार हमने एक तो आपको पकड़ के दिया, आपका सम्मान किया, आप केंद्रीय सत्ता में हैं, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया है, गलत किया। और मिहिरगुल यहाँ से भाग कर गया है कहाँ, कश्मीर। कश्मीर के राजा की हत्या करके 1 साल तक मिहिरगुल शासन करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये वही मिहिरगुल है जो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। पूरे हुण आखिरकार आकर शैव संप्रदाय को मान जाते हैं, कहते कि यही ठीक है। और मिहिरगुल हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाता है, क्योंकि शैव धर्मावलंबी है। ठीक, इसका धर्म क्या है, शैव धर्म है। ठीक, यशोधर्मन अब यहाँ पर दिन में टेंशन में है, एक बाटल ली है इसने और बाटल पी के इधर गया सीधा नरसिंहगुप्त बालादित्य को पद समाप्त कर दिया, इसको भी हटा दिया इधर से, उत्तर पश्चिम से, यहाँ से, और पूरे साम्राज्य को किसने जीत लिया, यशोधर्मन ने जीत लिया। पूरे में किसका साम्राज्य हो गया, यशोधर्मन का साम्राज्य हो गया। यशोधर्मन ने पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया और एक छत्र शासन करने लगा। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, उसकी कहानी सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट लिखना है। ठीक है, पूरे में शासन किसका है, यशोधर्मन का है, और यशोधर्मन की भी अब मृत्यु हो चुकी है। एक छोटा सा साम्राज्य था। इसके बाद क्या हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, ये पूरा गुप्त काल और गुप्त वंशावली खत्म। गुप्तों की हम पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, भगवत धर्म पढ़ेंगे अब, और विष्णु और नारायण में अंतर पढ़ेंगे, कृष्ण और यहाँ पर रहने वाले 2 प्रकार के कृष्ण, उनमें अंतर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।